Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Nasir from here, this class 9th history, chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. This is the last and fourth lecture of this chapter. Let us start today's first topic, the Civil War. सिविल वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक ही कंट्री में दो ग्रुप्स या हम कह सकते हैं सिविलियंस अपनी आर्मी के खिलाफ हो जाते हैं, वो लड़ते हैं, तो उसको हम सिविल वार बोलते हैं। तो इस तरह के सिविल वार्स बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पे रशिया में किस तरह से स्टार्ट हुआ, जैसे कि 1917 में हम कह सकते हैं दो रेवोल्यूशंस हुई, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन। उसके बाद बोल्शेविक्स का कंट्रोल हासिल हुआ। हम कह सकते हैं जो मतलब रशिया के बहुत सारे इलाके हैं, खासतौर पर पेट्रोग्रेड, मॉस्को वगैरह पे बोल्शेविक्स का कंट्रोल था। लेकिन जो दूसरी तरफ जिसमें नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट्स, लिबरल्स या सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी थे, तो वो बोल्शेविक्स के खिलाफ थे। इसके अलावा दूसरे ग्रुप जो थे जिसको कहा जाता है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, जिनने कंट्री साइड में वो पार्टी बनाई थी, जिनको वाइट्स कहा जाता था, या प्रोजारिस्ट जो जार को सपोर्ट करते थे, जार निकोलस सेकंड या उसकी फैमिली को, तो वो भी इनके खिलाफ हुए। तो बोल्शेविक्स को रेड्स कहा जाता था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन ग्रुप्स में आपस में झगड़े हुए, ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं वायलेंट हुए। तो यहाँ पे अगर हम देखें पूरी दुनिया में जो सोशलिज्म या कम्युनिज्म है जिसको बोल्शेविक सपोर्ट करते थे, तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी वो चाहती थी कि ये सोशलिज्म इस तरह से नहीं मतलब फैलना चाहिए, ये बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के खिलाफ भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉन बोल्शेविक्स वगैरह को सपोर्ट किया, जिसमें हम कह सकते हैं जो एलाइड पावर्स की कंट्रीज थी या जो सेंट्रल पावर्स की कंट्रीज थी, उन्होंने मिलकर नॉन बोल्शेविक्स को सपोर्ट किया बोल्शेविक्स के खिलाफ, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान के फोर्सेस या फ्रांस के फोर्सेस ने नॉन बोल्शेविक्स को सपोर्ट किया, और इस तरह से ये जो सिविल वार हुआ, तो 1918 और 1919 में तो पूरी तरह से नॉन बोल्शेविक्स का कंट्रोल था पूरे रशियन एम्पायर में। लेकिन उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई, क्योंकि ये जो नॉन बोल्शेविक्स थे इसमें बहुत सारे लोग जो थे, जो लैंड लॉर्ड्स वगैरह थे, जो उन्होंने पीजेंट से प्रॉपर्टी वगैरह जो लैंड वगैरह थी वापस छीन ली। उसकी वजह से पीजेंट्स, फार्मर्स वगैरह इनके खिलाफ हो गए और उन्होंने बोल्शेविक्स का साथ देना शुरू किया। तो बोल्शेविक्स को और सपोर्ट मिला, जो नॉन रशियन जो हम कह सकते हैं लोग रशियन एम्पायर का हिस्सा थे, उन्होंने भी यहाँ पे बोल्शेविक्स का साथ दिया, जिसमें मुस्लिम जेदेटिस्ट्स वगैरह शामिल थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बोल्शेविक्स की काफी ज्यादा पावर गेन हो गई, और उस तरह से 1920 जनवरी में बोल्शेविक्स ने ऑलमोस्ट पूरे रशियन एम्पायर पे कंट्रोल हासिल किया। उसके बाद अगर हम देखें जो नॉन बोल्शेविक एरियाज थे या हम कह सकते हैं कंट्रीज थी, उनको काफी ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई, और इस तरह से रशिया अब यूएसएसआर बना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया, जो बाद में एक बहुत बड़ा सुपर पावर बना। तो इसके बाद मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, तो सोशलिज्म को किस तरह से इख्तियार किया इन्होंने, किस तरह से हम कह सकते हैं डेवलपमेंट वगैरह हासिल किया इन्होंने बोल्शेविक्स के अंडर में, रशिया ने। तो अगर हम मतलब बात करें सिविल वार के दौरान, जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने इंडस्ट्रीज, बैंक्स वगैरह को नेशनलाइज किया था, क्योंकि ये जो सिविल वार था ये 1 या 2 सालों तक नहीं चला, बल्कि तकरीबन तकरीबन 1918 से 1923 तक चला। उस दौरान सारे इंडस्ट्रीज, बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में किया गया था, और जो पीजेंट्स थे उनको इजाजत दी गई थी कि जो उन्होंने कन्फिस्केट की थी लैंडलॉर्ड से जमीन, उस पर वो हम कल्टीवेशन वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सेंट्रलाइज्ड मतलब प्लानिंग वगैरह शुरू की, उन्होंने 5 ईयर प्लान शुरू किए। तो 5 साल तक के टारगेट्स उन्होंने रखे कि किस तरह से हम मतलब हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह को अचीव कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स थे, ये पहला 5 ईयर प्लान 1927 से 1932 तक चला, उसके बाद सेकंड
1933 से 1938 तक चला। तो इस दौरान तकरीबन तकरीबन 100% बढ़ोतरी हुई ऑयल, कोल, स्टील इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा जो पहले पेट्रोग्रेड और मॉस्को ही इंडस्ट्रियल एरियाज थे, इसके अलावा बहुत सारी और इंडस्ट्रियल सिटीज सामने आई। लेकिन इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन पूरे यूएसएसआर में हो रहा था या रशिया में हो रहा था, उस दौरान हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा जगहों पे वर्किंग कंडीशन सही नहीं थी। क्योंकि जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि दिल्ली या लंदन वगैरह में जो मेट्रोज बन रही थी, तो उस वक्त सारे के सारे रोड्स जो थे वो खुदे हुए थे। इसके अलावा काफी ज्यादा जगहों पे लंप्स वगैरह जो मिट्टी के होते थे वो जमा थे। इस तरह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी वहां पे। तो यहाँ पे भी रशिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि अगर हम बात करें जो विंटर था, विंटर में तकरीबन -40 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो चला जाता है। तो उस वक्त वर्कर्स के पास अच्छी फैसिलिटीज वगैरह नहीं होती थी, तो उनको बाहर वॉशरूम वगैरह करने के लिए जाना पड़ता था। तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। और दूसरा, जो वुमेन एज वर्कर्स काम करती थी, तो उनको बच्चे संभालना वगैरह मुश्किल हो जाता। तो इस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट ने क्रैचेस वगैरह बनाए। उन क्रैचेस में उन बच्चों को वहाँ पे पाला जाता था, पढ़ाया जाता था, खिलाया जाता था, और इसके बाद उनकी मदर्स वहाँ पे काम भी करती थी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ सिटीज में मॉडल लिविंग क्वार्टर्स बनने लगे वर्कर्स के लिए, और धीरे धीरे ये सिचुएशन चेंज हो गई। और ये जो हम कह सकते हैं रशियन सोसाइटी थी, अब ये यूएसएसआर बना था, तो ये एग्रेरियन से हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल नेशन में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टराइजेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमें एक बात करनी है स्टालिन की, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया का अहम लीडर था। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने फ्रेंच सॉरी ये जो रेवोल्यूशन चल रही थी, रशियन रेवोल्यूशन, उसमें काफी ज्यादा व्लादिमीर लेनिन का सपोर्ट किया। उसके बाद व्लादिमीर लेनिन जब 1924 में मरे, तो उसके बाद इस पार्टी को स्टालिन ने ही मतलब संभाला। तो स्टालिन ने 1924 से लेकर 1953 तक, क्योंकि 1953 में इनकी मौत होती है, तो तब तक कंटिन्यूअसली यही लीडर थे। तो पहले इन्होंने इस पार्टी का एज लीडर काम करना शुरू किया, लेकिन 1930 में इसने डिक्टेटर की तरह काम करना शुरू किया। तो अगर हम देखें 1927-28 में जो टाउन्स वगैरह थे सोवियत रशिया में, वहां पे ग्रेन्स की कमी महसूस हुई। उसके बाद स्टालिन ने क्या किया, उसने एक टीम भेजा कि कंट्री साइड में वो देखे कि आखिर ये जो ग्रेन्स वगैरह है वो कंट्री साइड से, गाँव से सप्लाई क्यों नहीं हो रहे टाउन सिटीज में। तो जब उन्होंने टूर किया तो उन्होंने देखा जो कुलक्स है, कुलक्स वेल टू डू पीजेंट्स को कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना जो हम कह सकते हैं कल्टीवेटेड जो उनके पास ग्रेन्स थे, उन्होंने वो जमा करके रखे थे, क्योंकि वो हायर प्राइसेस की तलाश में थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने फिक्स्ड प्राइसेस रखे थे। तो ये जब कुलक्स अपने पास ये जो हम कह सकते हैं कल्टीवेटेड ग्रेन्स वगैरह रखते थे, तो ये मतलब हम कह सकते हैं बेचने के लिए तैयार नहीं होते थे। इस तरह से सिटीज में काफी ज्यादा किल्लत का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जो स्टालिन था, उन्होंने प्रोग्राम किया। उन्होंने कहा कि हम कॉलखॉज बनाएंगे। कॉलखॉज का मतलब एक गांव की सारी लैंड जो होगी उसको हम लैंड ऑफ कॉमन बोलेंगे, और उसके जो लोग हैं उस गांव के, उनको एक ही जगह पे रहने को कहा जाएगा। उसके बाद जो उनके औजार वगैरह है जिससे वो कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, वो भी एक ही जगह पे जमा रखेंगे। उसके बाद उनके पास एक कॉमन किचन होगा जहाँ पे सबके लिए खाना पकेगा, और सब एक साथ खाएंगे, एक साथ रहेंगे, और एक साथ उस जमीन पे काम करेंगे। उसमें जितना भी प्रोड्यूस फिर हासिल होगा तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके बाद जो गवर्नमेंट को उन्हें सप्लाई करना होगा, उसमें कोई रुकावट वगैरह नहीं होगी। तो इसके खिलाफ बहुत सारे लोग हो गए, लेकिन
इस प्रोग्राम के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने कैटल को ही मार डाला। तो इस तरह से तकरीबन तकरीबन कहा जाता है कि 33% में वहाँ कब से कह सकते हैं कमी आ गई, जो वहाँ पे लाइव स्टॉक था। उसके बाद स्टालिन ने कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन की इजाज़त दे दी, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा बैडली ट्रीट किया जाता था बाद में। उसके बाद जो भी लोग मतलब हम कह सकते हैं स्टालिन के प्रोग्राम के खिलाफ होते थे, तो 1930 से लेकर 1933 के दरमियान तकरीबन कहा जाता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैमाइन आ गया, जिसकी वजह से 4 मिलियन लोग मारे गए। और इसके अलावा 1933 से लेकर 1939 तक तकरीबन 2 मिलियन लोगों को इन्होंने जेल में रखा, जेल में बंद करके रखा, क्योंकि वो स्टालिन के प्रोग्राम के खिलाफ थे। और उसके बाद बहुत सारे लोगों को सूली पे भी चढ़ाया, जो इनके खिलाफ होते थे। तो ये जो प्रोग्राम था इसको स्टालिनिज्म कहा जाता है। और कलेक्टिवाइजेशन का मतलब यही है कि कलेक्टिव लैंड पे सब लोग एक साथ फार्मिंग करेंगे और जो भी प्रोड्यूस निकलेगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जब उसके बाद स्टालिन की मौत होती है 1953 में, तो वहाँ पे डिस्टैलिनाइजेशन प्रोग्राम चलता है। तो स्टालिन ने जो निज़ाम बनाया था उसको ख़त्म किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, जो स्टालिन थे इन्होंने काफ़ी ऊंचाइयों तक यूएसएसआर को पहुंच जाया, क्योंकि यूएसएसआर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम कह सकते हैं कि दूसरा सुपर पावर माना जाता था यूएसए के बाद, तो उसके पीछे स्टालिन का ही हाथ था। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह हासिल कराया यूएसएसआर को। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। अगर हम देखें इम्पैक्ट क्या हुआ रशियन रेवोल्यूशन का, क्योंकि ये जो रेवोल्यूशन थी रशियन रेवोल्यूशन, ये वर्कर्स की रेवोल्यूशन थी। कार्ल मार्क्स की थॉट वगैरह जो आइडियोलॉजी थी उस पर ये रेवोल्यूशन हुई थी। तो बहुत सारी कंट्रीज में पहले से ही कम्युनिस्ट पार्टीज बनी थी, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह। उसके बाद 1920s में बहुत सारे लोग यूएसएसआर चले गए और वहाँ पे उन्होंने जो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ द ईस्ट, इसके अलावा इन्होंने कॉमिनटर्म बनाई थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज, जो बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स थे उनके लिए। तो उसमें बहुत सारे लोग गए थे। सेकेंड वर्ल्ड के वार के दौरान जब यूएसएसआर ने काफ़ी बहादुरी के साथ लड़ा और इन्होंने जर्मनी को घुस के मारा था 1945 में, जब ये बर्लिन के अंदर चले गई थी इनकी फौज। पहले इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में जो रेड आर्मी थी यूएसएसआर की, वो विक्टोरियस साबित हुई और काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं ग्रैंड स्टैचर इसको मिला। तो एम एन रॉय जो हम कह सकते हैं इंडिया का एक लीडर था, वो भी 1920s में यूएसएसआर चला गया था और वहाँ से प्रभावित होकर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाया था। तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्होंने ये जो सोशलिज्म था इन्होंने 1945 से लेकर 1990 तक काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं प्रभावित किया था, क्योंकि दुनिया में जो कोल्ड वार लाइक सिचुएशन आई थी वो इसी की वजह से आई थी। जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में तनाव था, सभी कंट्रीज को लग रहा था कि दुनिया दो ब्लॉक्स में बट गया है, यूएसएसआर और यूएसए में। कुछ कंट्रीज सपोर्ट कर रही है यूएसएसआर को और कुछ कंट्रीज यूएसए को। लेकिन उसके बाद 1990s में यूएसएसआर के खात्मे के साथ ही दुनिया में एक ही सुपर पावर रहा, वो है यूएसए। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।